जय हिंद। स्टडी विथ गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के परीक्षाओं में पर्यावरण के कुछ न कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण प्रदूषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सभी लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, जिससे कि जो चीजें हम बताएं उनको आप नोट करते जाइए, क्योंकि ये प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये हर परीक्षा में पूछे जाते आ रहे हैं। तो देर न करते हुए पहले प्रश्न को देखते हैं, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। यह रहा आप सभी के सामने आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक की अगर हम बात करें तो इन सभी में से द्वितीयक प्रदूषक जो है वह क्या है? स्मॉग है। स्मॉग जो है द्वितीयक प्रदूषक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश, ये तीनों जो हैं प्राथमिक प्रदूषक हैं। द्वितीयक प्राथमिक प्रदूषक की अगर हम बात करें तो प्राथमिक प्रदूषक में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है, धुआं आ जाता है, धूल कण आ जाते हैं। और फ्लाई एश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो फ्लाई एश को हिंदी में उड़न राख करते हैं। जैसे कि बहुत सी चीजें, जैसे कोयला को जलाने से जो निर्मित पदार्थ होता है, जो कि बहुत ही महीन कणों से निर्मित होता है, बहुत महीन कणों से बना होता है, ये हल्के जो कण होते हैं उत्सर्जित गैसों के साथ ऊपर उठ जाते हैं, तो इसी को फ्लाई एश कहा गया है, जो कि क्या होता है कि यह प्राथमिक प्रदूषक में आता है। जबकि स्मॉग की अगर बात करें तो स्मॉग को हिंदी में धुआंसा कहते हैं। स्मॉग या धुआंसा इसको कहा जाता है। धुएं और कोहरे के मिश्रण को क्या कहते हैं? स्मॉग कहते हैं, जो कि किससे बना होता है? ओजोन से बना होता है, O3 से बना होता है। धूल, धुएं और कुहासे का यह मिश्रण है, हिंदी में कुआसा कहा जाता है, जिसको कुआसा कहा जाता है। धूल, धुएं और कुहासे का मिश्रण होता है, जिसे धुएं हिंदी में कुआसा कहा जाता है। और स्मॉग कहा जाता है जो बना होता है किससे? O3 से बना होता है। तो स्मॉग जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ए जो होगा वह सही होगा, स्मॉग। तो स्मॉग क्या है हमने आपको बता दिया। फ्लाई एश क्या है आपको हमने बता दिया। कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्यों या जीवों द्वारा छोड़ा जाता है वो है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो वाहन चलते हैं उनसे जो धुआं निकलता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपको बता दें तो इनको CO के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो स्रोत है वह जीवाश्म ईंधन, जैसे हमने आपको बताया कि जो वाहन होते हैं उनके अधूरे दहन, जो अधूरा दहन होता है या फिर धूम्रपान जो लोग करते हैं वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड का स्रोत होता है। इसे दम घोटू गैस कहते हैं, क्योंकि यह क्या होता है? रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें ऑक्सीजन कि संवहन की क्षमता को प्रभावित करता है, यानी ऑक्सीजन जो प्रवाहित होता है रक्त के माध्यम से, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है उसको प्रभावित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं। उम्मीद है यहां तक आप सभी समझ चुके होंगे, और जो चीजें बताया आप सब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पर्यावरण प्रदूषण की ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से जैव अपघटनीय प्रदूषक है। जैव अपघटनीय प्रदूषक की बात करते हैं तो जैव अपघटनीय प्रदूषक वह प्रदूषक होते हैं जिन्हें क्या होता है कि जैव अपघटनीय में जिन्हें कि जीवों द्वारा उनको खत्म नहीं किया जा सकता, जीवों द्वारा उनका सफाया जो होता है संभव नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? जैव अपघटनीय या अम्ल अनिम्नीकरण भी कहा जाता है। इन सब में क्या आते हैं? जैसे प्लास्टिक होता है, शीशा होता है, पारा होता है, पॉलिथीन होता है। तो प्लास्टिक, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो जैव, अगर सीवेज की बात करें तो यह क्या होता है? सीवेज जो होता है यह होता है जैव निम्नीकरण प्रदूषण होता है। यह सूक्ष्म जीवों द्वारा कुछ ही समय में विघटित कर दिया जाता है, जो संभव होता है जीवों के द्वारा। तो यह किस में आता है? जैव घटनीय में आता है या जैव निम्नीकरण में आता है। एस्बेस्टस भी होते हैं, एस्बेस्टस में होते हैं। प्लास्टिक जो होते हैं, हल्के प्लास्टिक जो होते हैं, ये भी क्या होते हैं? आ जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक भी एक प्रकार से जैव अनिम्नीकरण ही आता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इसमें से पॉलिथीन जो होगा, पॉलिथीन इस प्रश्न का सही होगा। पॉलिथीन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही होगा। क्या होता है कि वे प्रदूषक जिनका विघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा संभव नहीं होता है
वह क्या कहलाते हैं? जैव अपघटनीय या अनिम्नीकरण कहलाते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। पॉलिथीन इस प्रश्न का सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। तो इनका जो मूल स्रोत दहन इनका जो मूल स्रोत है वो क्या है? आप सभी को बता दें कि वो सब क्या होते हैं? वायु प्रदूषण के कारक होते हैं, वायु प्रदूषण के स्रोत होते हैं। जब कोयला जलता है, पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, तो इनसे जो धुआं निकलता है जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं, तो वो क्या होते हैं? वायु के माध्यम से पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। यह ध्वनि वायु प्रदूषण होते हैं। इसका जो ये मूल स्रोत जो है, यह वायु प्रदूषण के मूल स्रोत हैं तीनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अति शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? अभी हमने आपको बताया वो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिसे हम दम घोटू गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दम घोटू गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है कि यह जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होता है। इसको क्या कहते हैं? SO2 भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति जो होती है कहां होती है? तेल शोधशालाओं से होती है, जिसका सीधा प्रभाव हमारी आंखों पर होता है। और एक चीज और आप सभी को बता दें कि SO2 जो होता है, यह क्या होता है कि कोहरे के साथ मिल जाता है, तो वह जहरीला जो कोहरा होता है, जहरीले कोहरे में बदल जाता है। और दूसरी बात SO2 की अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो होते हैं, NO2 जिसे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं, यह जब जल के साथ अपक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल में बदल जाते हैं, और जब दोनों अम्ल वर्षा जल के साथ जब दोनों अम्ल हैं, जो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, दोनों क्या होते हैं? दोनों अम्ल जल के साथ घुल करके जब पृथ्वी पर आते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है क्या है कि जीवाश्म ईंधन के जलन स्वरूप उत्पन्न होती है। कौन सी उत्पन्न होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण की जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो वायु प्रदूषण का जो जैविक सूचक है वह कौन है? लाइकेन्स है। लाइकेन जो होते हैं वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांशतः फैला था। तो ये जो फैला था, कहां फैला था? दक्षिण एशिया में फैला था। दक्षिण एशिया में फैला था। इसके बारे में हम आपको बता दें कि एशियाई भूरा बादल जो है वायु प्रदूषकों द्वारा बार बार बनने वाला एक विशाल बादल अथवा परत है, जिसकी मोटाई जो होती है लगभग 3000 मीटर होती है, और इसका विस्तार दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में हुआ था, जिनमें क्या होता है? हिंद महासागर के उत्तरी भाग, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं, जहां पर यह फैला हुआ था। तो उम्मीद है आपसे अगर इससे कोई भी प्रश्न पूछा जाए, देश से पूछा जाए, तो आप बता देंगे हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्र में, भारत में और पाकिस्तान में यह फैला हुआ था। तो ये 3 देश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? तो आप सभी को बता दें कि वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है, क्योंकि वायुमंडल में जो भी प्रदूषण फैले रहते हैं वो अगर वर्षा होता है तो धुल जाते हैं। तो वर्षा के द्वारा ही वायुमंडल प्रदूषण को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जो वर्षा के द्वारा समाप्त होता है वह पृथ्वी पर आकर के हानिकारक ही होता है, पृथ्वी के लिए हानिकारक होता है। यहाँ भी प्रदूषण का ही कार्य करता है। जल में मिलता है तो जल प्रदूषण, मिट्टी में मिलता है तो मृदा प्रदूषण आदि इससे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा।
वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? तो आप सभी को पहले हम बता दें कि स्तरित का मतलब होता है लेयर। स्तरित का मतलब होता है, क्या होता है स्तरित का मतलब? लेयर। स्तरित का मतलब होता है लेयर, जिसे हम कहते हैं स्तरित। तो स्तरित का मतलब होता है लेयर, जिसका यहां पे पूछा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाले, तो ये जो परिवर्तित करता है यह क्या होता है? पैलेडियम होता है। पैलेडियम जो होता है यह क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, तो सिगरेट के धुएं में जो मुख्य प्रदूषक है वह कौन सा है? तो सिगरेट के धुएं में जो मुख्य प्रदूषक है वह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन जो होते हैं सिगरेट के धुएं के मुख्य प्रदूषक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से कारक या कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो आप सभी को बता दें कि बेंजीन प्रदूषण जो उत्पन्न करते हैं वह क्या करते हैं? स्वचालित वाहन भी उत्पन्न करते हैं, तंबाकू का धुआं भी उत्पन्न करता है, लकड़ी का जलना भी उत्पन्न करता है, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का भी उपयोग करता है, और पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादों का प्रयोग भी करता है। तो इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वह क्या होगा? सभी। अब इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा? ये सभी जो हो जाएंगे इस प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। ये सभी जो हैं बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे में। हमने आपको अभी बताया कि अम्लीय वर्षा क्यों होती है। जब SO2 और NO2 जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल में बदल जाते हैं, तो ये दोनों अम्ल जो होते हैं जब वो जल के साथ में घुल करके पृथ्वी पर आते हैं, यानी बारिश के समय जब जल में घुल जाते हैं तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और अम्लीय वर्षा अगर विश्व की बात किया जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा नॉर्वे में होता है, और भारत में अगर बात करें तो भारत में आगरा में होता है। भारत में आगरा में होता है। इसका जो मुख्य कारण है वह है मथुरा तेल जो शोधशाला है वो इसका मुख्य कारण है। इसी के कारण जो है ताजमहल का रंग जो है पीला होता जा रहा है। इसी के कारण ताजमहल का जो रंग है वह पीला होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती है? यहां पे SO2 होगा, SO2। तो अभी हमने आपको बताया अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो SO2 और Na2 जो है क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिलकर के जब दोनों अम्ल जल के साथ घुलते हैं तो उसी को अम्लीय वर्षा उत्पन्न होती है। तो इसका पूछा रहा है कि वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, तो कौन उत्तरदायी है? SO2 उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। अब देखिए बैक्टीरिया जो है यह जैविक है, शैवाल भी जैविक है, विषाणु भी जैविक है, लेकिन आर्सेनिक जो है वह क्या है? अजैविक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। नदी में जो जल के प्रदूषण के निर्धारण के लिए जो माप होता है वह किसकी माप होती है? तो वह होता है ऑक्सीजन का माप होता है। किसका माप होता है? ऑक्सीजन का माप होता है।
ऑक्सीजन की माप को देखते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा में क्या गिरावट है या सही है, तो उसी से जल के प्रदूषण का निर्धारण होता है। तो दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी से चाहेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके स्टडी विद गुरुजी परिवार का हिस्सा बन जाएं और राष्ट्र हित में शिक्षा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? नॉक नी सिंड्रोम के लिए जो उत्तरदायी है, आप सभी को बता दें कि नॉक नी जो सिंड्रोम है उसके लिए उत्तरदायक होता है, कौन सा होता है? फ्लोराइड उत्तरदायक होता है। तो नॉक नी सिंड्रोम के बारे में आप सभी को बता दें, इसमें क्या होता है, घुटनों से जुड़ी एक ये समस्या होती है। किससे होता है? ये घुटनों से, आप चित्र में देख सकते हैं, ये घुटनों से जुड़ी हुई एक समस्या होती है। इसमें क्या होता है, घुटने देखिए, घुटने जो होते हैं अंदर की तरफ हो जाते हैं, घुटने जो है अंदर की तरफ हो जाते हैं, और जो पैर होता है यह क्या होता है, बाहर की तरफ फैल जाता है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ चित्र में कि यहाँ जो इमेज आपके सामने लगाई गई है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, घुटने जो है अंदर की तरफ चले गए हैं और जो पैर है वो बाहर की तरफ फैल जाता है। तो नॉक नी सिंड्रोम इसी को कहा जाता है। और नॉक नी सिंड्रोम के लिए जो उत्तरदायी होता है वह फ्लोराइड होता है। तो उम्मीद है यहां तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूजल में कमी का कारण नहीं है? अब ध्यान दीजिए, भूजल में कमी का कारण नहीं है, तो भूजल में जो कमी का कारण नहीं है वह क्या है? क्या वनारोपण है जो भूजल में कमी का कारण नहीं है? वनों की हानि से तो भूजल में कमी हो ही जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। भूजल को अत्यधिक मात्रा में निकालना, तो अगर भूजल को निकाल लेंगे अधिक मात्रा में तब भी कमी को पूरा नहीं हो पाएगा। बड़े पैमाने पर कंक्रीट भवनों का निर्माण करना, कंक्रीट भवनों का अगर निर्माण भी करेंगे तब भी भूजल की कमी को हम दूर नहीं कर सकते। तो ये तीनों तो होंगे नहीं, तो जो सही आंसर होगा क्या होगा? वनारोपण। जितने अधिक वन होंगे, जितना ज्यादा वनारोपण होगा, उससे क्या होगा कि हम भूजल की कमी को रोक सकते हैं। तो भूजल की कमी का कारण जो नहीं है वह है वनारोपण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण सर्वाधिक है वह है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज्यादा है। तो जल प्रदूषण के बारे में आपको बता दिए कि इसमें क्या है कि सबसे बड़ा कारण इसका होता है पेट्रोलियम पदार्थ। बंगाल के में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने से जो है ब्लैक फुट बीमारी बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। जो आर्सेनिक से बीमारी होती है वह क्या होती है? ब्लैक फुट होती है। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा कि आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने से ब्लैक फुट नामक बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। और जल प्रदूषण का सूचक की अगर हम बात करें कि जल प्रदूषण का जो सूचक होता है, तो जल प्रदूषण का जो सूचक होता है वह होता है शैवाल। शैवाल जो होते हैं जल प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल जो कहलाती है अपने प्रदूषकों के कारण, ये दामोदर नदी है, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। यह छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकल के पश्चिम बंगाल में बहता, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में यह बहता है और इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। यह क्या है कि प्रदूषक के कारण जैविक मरुस्थल भी कही जाती है। इसमें प्रदूषण ज्यादा मात्रा में होने के कारण इसमें जो है जैविक मरुस्थल, यहाँ पे जैविक पदार्थ होते हैं नहीं पाए जाते हैं, तो जैविक मरुस्थल इसी वजह से इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो कहां पे पूछा जा रहा है? उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो जैविक आपदा की बात करें तो दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश में यमुना
और गोमती नदी दोनों जो हैं, यमुना और गोमती नदी दोनों जो हैं सर्वाधिक प्रदूषण के कारण सर्वाधिक प्रदूषित हो चुकी हैं, जिसके कारण इनको जैविक आपदा घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। तो दोनों ही नदियां उत्तर प्रदेश की सबसे दूषित नदियां मानी जाती हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे के प्रश्नों को लेकर के। और वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्टडी विद गुरुजी के छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाएं और राष्ट्र हित में शिक्षा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों को लेकर पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।